हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हमारा सेकंड चैप्टर का थर्ड वीडियो है, थर्ड लेक्चर है ये, और इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, यहां पर हम डायमेंशनल फॉर्मूला या जो डायमेंशंस है जो हमने कैलकुलेट करी है कल लास्ट वाले लेक्चर में, उनके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमारे दो लेक्चर हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स के बारे में बात करी थी। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने बात करी थी जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे, किसी फॉर्मूला की हेल्प से डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब हमने सेकंड चैप्टर में किया था। अभी हमारे पास है थर्ड लेक्चर। ओके, सेकंड चैप्टर का थर्ड लेक्चर है ये। इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं डायमेंशनल फॉर्मूला एंड देयर एप्लीकेशंस। मेनली इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम डायमेंशनल फॉर्मूला की, डायमेंशंस की जो एप्लीकेशन है वो काम में लेंगे कि उनका काम कैसे आती है, उनकी क्या क्या यूजेस हैं। तो सबसे पहले हम डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छे लगे, लेक्चर आपको अच्छे लगे तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर कोई करेक्शन भी आपको चाहिए, आपको लग रहा है कोई कमी या कोई अच्छा है, तो हमें जरूर बताएं, ठीक है। अगर कोई कुछ कमी रह रही है तो भी बताएं। और अब से आपको जो लेक्चर्स है उनके नोट्स भी आपको लिंक के साथ मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे आपसे, ठीक है। तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे शुरुआत करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जो हमारे पास हमने डायमेंशन एनालिसिस किया है, डायमेंशंस के बारे में स्टडी किया है, तो उन डायमेंशंस का एप्लीकेशन क्या है, उस पार्ट के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है ना। तो हाउ डायमेंशंस आर यूजफुल, जो डायमेंशंस है वो यूजफुल कैसे हैं, किस तरीके से हम उनको यूज कर सकते हैं, उनके बारे में हम यहां डिस्कस कर रहे हैं आगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यहां पर डायमेंशंस के मेनली थ्री एप्लीकेशंस है, तीन एप्लीकेशंस है यहां पे। पहला है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस। जो आपके पास इक्वेशन होगी, ठीक है, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, इक्वेशन होता है, कोई भी इक्वेशन हो सकती है। आपके फिजिक्स में बहुत सारी इक्वेशन पड़ी होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो आपने सुना होगा न्यूटन्स थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। जो न्यूटन की थ्री इक्वेशन है मोशन की, वो जो इक्वेशन है वो दोनों तरफ से डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, उनके बारे में हम इससे चेक कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से, ठीक है। देन कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अगर आपके पास कोई यूनिट गिवन है और उन एक सिस्टम से अदर सिस्टम में उस यूनिट्स को कन्वर्ट करना है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, आप कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जांपल के लिए, जैसे न्यूटन होता है, न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स इन एमकेएस यूनिट, इन एसआई यूनिट, और आपको इसका सीजीएस यूनिट के इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइन। ओके, डाइन। ओके, इसमें कन्वर्ट करने के लिए जो कन्वर्जन फैक्टर है वो फाइंड आउट करना है। मतलब यहां पर मान लो आपके पास 1 न्यूटन फोर्स है, तो उसको डाइन्स में अगर करेंगे तो कितने डाइन्स होगा ये आपको देखना है, ठीक है ना। देन इसके बाद हमारे पास डेरिवेशन ऑफ रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटी। जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज है, अलग अलग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज आएगी, उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, उनके बीच में जो रिलेशन फाइंड आउट करना होगा अगर आपको, तो आप इनकी हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हैं हम डिटेल में जब हमारे पास टॉपिक्स आएंगे तब करेंगे। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। जो आपके पास इक्वेशन है उनको चेक करना है करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो, इसके लिए हम आगे बात करते हैं। इसमें सबसे पहले एक प्रिंसिपल काम आएगा, ठीक है, एक प्रिंसिपल काम आएगा। वो प्रिंसिपल क्या है, देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, एक समान एक जैसा होने का प्रिंसिपल है ये। एक जैसा होने का मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में कोई एडेड टर्म्स होगी या कोई सब्ट्रैक्टेड टर्म्स होगी, उन सभी टर्म्स की, एडेड टर्म्स या कोई सब्ट्रैक्टेड टर्म्स, उन सभी टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन काम में लेनी है। दूसरी कंडीशन क्या है, जो आपके पास इक्वेशन है उस इक्वेशन के दोनों तरफ में जो डायमेंशनल जो क्वांटिटीज है, उन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर दोनों तरफ का डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन सेम अगर है तो वो इक्वेशन सही है। अगर डायमेंशन दोनों की सेम नहीं है तो वो इक्वेशन करेक्ट नहीं है, गलत है, वो सही नहीं है वो इक्वेशन। ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा है यहां पे, ऑल द एडेड और सब्ट्रैक्टेड टर्म्स इन एन इक्वेशन मस्ट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। कोई भी एडेड या सब्ट्रैक्टेड टर्म्स होगी वो सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होगा उनका। ठीक है ना, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो इक्वेशन भी गलत होगी, इक्वेशन सही नहीं होगी। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने एक बात करूं, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज वी हैव न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन। न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है ये? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये आपके पास न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है ना। अब ये डायमेंशनली सही है कि नहीं है ये चेक करना है। कैसे करेंगे? आपको कंडीशन याद रखना, जो एडेड और सब्ट्रैक्टेड टर्म्स है उनकी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहां पर एडेड टर्म कौन कौन सी है? ये u हो गया इधर से और इधर से at हो गया, तो इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। देन v, तो v जो है वो भी वेलोसिटी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इन दोनों के इक्वल होना चाहिए। बस इतना में सेटिस्फाई हो जाएगा हमारा काम। तो देखो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं RHS। RHS को सोल्व, RHS नहीं, सबसे पहले हम LHS को ही लिख लेते हैं। ठीक है ना, कि पहले लेफ्ट साइड की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या वो लिख लेते हैं। LHS क्या है? ये v है। v इज इक्वल्स टू, v फॉर व्हाट? v इज अ वेलोसिटी और स्पीड। तो v की जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L t टू द पावर -1। ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, v का डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर यहां पे 1 दे देता हूं। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की, जो ये वाली है। सेकंड स्टेप क्या है? RHS। RHS के बारे में अगर हम लिखना स्टार्ट करते तो क्या है? u प्लस AT इज इक्वल्स टू, जो u प्लस AT है ये आपके पास आ गया यहां पे टर्म। ओके, इस u प्लस AT में सबसे पहले क्या करना है? इनका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। क्या? सबसे पहले कौन है? u क्या है? इस पूरी इक्वेशन की टर्म्स आपको पता है, v फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम। तो u इज अ इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला L t -1। ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला ये हमने कल कैलकुलेट किया, लास्ट वाले लेक्चर में कैलकुलेट किया है। ठीक है ना। अगर आपको ये पता नहीं होता तो आप लास्ट वाला लेक्चर जरूर से देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक दूसरे से थोड़ा कनेक्टेड है इसलिए बता रहा हूं। तो L t टू द पावर -1 हो गया, प्लस साइन आ जाएगा। देन क्या है? AT, A फॉर क्या? यहां पर एक्सेलरेशन होता है A फॉर। ओके, तो A फॉर एप्पल नहीं होता, यहां पे एक्सेलरेशन होता है। तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन के लिए L इंटू टी टू द पावर -2, L इंटू टी टू द पावर -2, ये एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला है। देन उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद आ रहा है T फॉर टाइम। तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आता है? कैपिटल T आ जाता है यहां पे। ठीक है, तो देखो अब इसको आगे, L t -1, ये फर्स्ट टर्म का सॉल्यूशन आ गया, एज इट इज आ गई। दूसरी टर्म क्या है?
यहां पर टी टू द पावर -2 है, तो इसको आप लिखोगे L टी टू द पावर -2 ये और +1 ये हो गया। अब आप इसको सोल्व कर लो, आगे क्या आ जाएगा, L टी टू द पावर -1 ये इधर है ही, और इधर आगे प्लस L टी टू द पावर -1, ये जो है ना -2 +1 ये क्या हो जाएगा, टी टू द पावर -1 हो जाएगा। अब देखो वो काम आ गया ना, इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो इस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अब इनको हम अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इनके लिए हमारे पास 2 इंटू L टी टू द पावर -1। लेकिन देखो मैथमेटिक्स जो नंबर होता है, मैथमेटिकल नंबर है, इस मैथमेटिकल नंबर की कोई भी डायमेंशन नहीं होती यहां पे, इसको आप यहां से रिमूव कर सकते हो। ठीक है, जो ये वाली जो वैल्यू है ना जो आपको दिखाई दे रही है, इसको आप रिमूव कर सकते हो, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। वैल्यू तो है, न्यूमेरिकल वैल्यूज की, न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स की कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो इनके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, L टी टू द पावर -1 इसके इक्वल आ जाएगा ये, जो कि किसके बराबर है, LHS। आपकी ये LHS के बराबर या इसके इक्वल आ गया, तो आपने क्या लिख दिया यहां पे, हेंस प्रूव। ठीक है, तो इस तरीके से आपको किसी भी इक्वेशन को आप करेक्ट है या करेक्ट नहीं है चेक कर सकते हो। लेकिन उस इक्वेशन में करेक्शन कौन सी चीज का चेक कर सकते हैं, वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है ये चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, उनकी डायमेंशन जो है वो सही है कि नहीं है वो आप यहां पे चेक कर सकते हो। ठीक है, अब आप आगे देखो, इसके बाद क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, इनको देखते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये जो आपके पास गिवन है इक्वेशन है, ये डायमेंशन के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है वो बताओ इसको चेक करके। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, LHS। LHS को लेकर सोल्व करेंगे सबसे पहले। तो LHS में क्या है, 1/2 mv²। तो ये क्या होता है, देखो 1/2 mv², तो ये क्या होता है 1/2, तो एज इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल नंबर का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, तो इस न्यूमेरिकल नंबर का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद है m फॉर मास। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m रहेगा। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m, कैपिटल M आ जाएगा। v वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, L1 टी टू द पावर -1। ओके, ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आगे सोल्व करने के बाद क्या मिल रहा है, m L टू द पावर 2 टी टू द पावर -2। ये आपका LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ये आपका LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, देन उसके बाद है हमारे पास RHS। हम इसके बाद क्या ले लेंगे, तो इसके RHS में है mgh, ये इसके RHS में आ गया। ठीक है ना, अब m फॉर क्या है, मास है, g फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, h फॉर हाइट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, m फॉर m का ये डायमेंशनल फॉर्मूला, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m हो गया। g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देखो यहां पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो चाहे उसका टाइप कोई भी हो, वो कहीं पर भी हो, किसी भी टाइप की हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा। ठीक है ना, जैसे यहां पर ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सेलरेशन का ही रहेगा। तो क्या रहेगा, L1 टी टू द पावर -2। फिर क्या है, h से क्या आ गया यहां पर, हाइट, तो हाइट भी एक प्रकार की लेंथ ही है, तो L आ गया। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर क्या मिल रहा है हमें, m L टू द पावर 2, 1 ये एंड 1 ये, L टू द पावर 2 टी टू द पावर -2, और ये किसके बराबर है, ये इसके इक्वल है। ठीक है ना, इक्वल्स टू LHS, इक्वल टू LHS, ये आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट इसको सोल्व करना है। देन हमारे पास है आगे
चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब ये वाली इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है, ये क्या है, देखो पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था, यहां पर ये काइनेटिक एनर्जी है, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। यहां पर ये आपका डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन आ गई, ये कौन सी, न्यूटन्स की सेकंड इक्वेशन है। चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इसके लिए देखो सबसे पहले एलएचएस क्या हो जाएगा, एस डिस्प्लेसमेंट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L टू द पावर 1 या सिंपली L लिख सकते हो आप, ठीक है ना। देन उसके बाद क्या है, आरएचएस में क्या है, आरएचएस में है ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर, हो गया ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर। तो अब सबसे पहले क्या है, देखो जैसे ही आपने ये इक्वेशन का सेकंड पार्ट लिखा है, आरएचएस साइड लिखा है, लिखने तुरंत बाद आपको क्या करना है, जो गिवन यहां पर फिजिकल क्वांटिटीज आ रही है, इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो लिखो u फॉर इनिशियल वेलोसिटी L1 t -1। आप सिंपली इसको, अब कोई बोले मैं L t -1 लिखूंगा वो भी चल जाएगा, 1 लिखोगे वो भी चल जाएगा। देन t टू द पावर 1 क्या है, 1/2। देखो इस 1/2 का कोई मैथमेटिक्स में या इसमें कोई डायमेंशंस फॉर्मूला नहीं होगा, इनकी कोई डायमेंशन नहीं है, मैथमेटिकल नंबर है। देन ए फॉर क्या, एक्सेलरेशन, फिर से एप्पल नहीं, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या आ जाएगा, L1 t टू द पावर -2। ओके, देन क्या आ जाएगा, t का यहां पर क्या है, स्क्वायर है, तो t की डायमेंशनल फॉर्मूला टी टाइम का टी हो जाएगा और टी का स्क्वायर है। ओके, अब देखो क्या है आगे, इनको सोल्व करने पर L1 टी टू द पावर -1 प्लस 1 यहां पे आएगी, नहीं आया, प्लस आगे वाला L1 टी टू द पावर -2 प्लस 2 ये आ गया। देन L टू द पावर 1 प्लस L टू द पावर 1, यही तो है ना डायमेंशनल फॉर्मूला, दोनों तरफ यही आ रहा है। अब दोनों 1 और 1 आप इसको चाहो तो लिख सकते हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है लेकिन, ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला में जो मल्टीप्लाई में न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसका कोई वैल्यू नहीं होती, उसका कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, L टू द पावर 1, और जो किसके इक्वल है, यहां पर LHS के इक्वल है, ठीक है। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। देन वांडर वाल इक्वेशन ऑफ ए गैस इज गिवन बाय दिस। जो वांडर वाल इक्वेशन है ना गैस की, गैस में कुछ इक्वेशन है, आप पढ़ोगे 11th क्लास में, केमिस्ट्री में पढ़ोगे और 11th क्लास में आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे। वांडर वाल इक्वेशन है ये, ठीक है। ये किसके बीच में रिलेशन है, प्रेशर है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर है, आर गैस कांस्टेंट, इनके बीच में रिलेशन है ये, ठीक है। अब क्या है, डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, हेंस राइट द एसआई यूनिट ऑफ ए एंड बी। जो आपके पास ए एंड बी है, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी एक रैंडम कांस्टेंट है, जिनकी वैल्यू यहां पर फाइंड आउट कर, जिनकी यहां पर डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपके पास ए एंड बी की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और इनकी एसआई यूनिट भी फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले अपन ए वाले पोर्शन को देखते हैं, इसको, ठीक है। तो ए वाला पोर्शन के लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर ए के लिए चेक करो, ठीक है, क्या है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, V क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है, P क्या है, प्रेशर है, और T क्या है, टेम्परेचर है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, ओके, गैस कांस्टेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। तो एक बात आपको मैंने बताई है कि जो दोनों एडेड टर्म्स है, दोनों टर्म्स को हमने क्या किया, ऐड कर रखा है, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब ये हुआ यहां से ये चीज निकलेगी,
P इज इक्वल्स टू A अपॉन V स्क्वायर। और अगर आप A के इक्वल देखोगे तो P इंटू V स्क्वायर। P क्या होता है? P होता है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। क्यों कन्वर्ट किया मैंने? क्योंकि आपको प्रेशर की डायरेक्ट वैल्यू पता नहीं है, डायरेक्ट डायमेंशंस पता नहीं है, इसलिए। ओके, इंटू वी स्क्वायर, वॉल्यूम स्क्वायर। अब देखो, अब आप इसको काउंट करो, डायमेंशनल फॉर्मूला लगो। एफ के लिए क्या है? फोर्स के लिए m1 L1 T-2, ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। अपॉन एरिया, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला L2। फिर वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? L⁻³ का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे हम। m⁻1 L⁻1, तो ये प्लस ये कितनी जाएगी? 6। एक बार इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, सोल्व अभी नहीं करते हैं। T⁻⁻2 इंटू L⁻6 हो जाएगी ये जो है ना, L⁻6 होगी अपॉन L स्क्वायर। अब सोल्व कर दो आप, तो ये क्या आ जाएगा? m⁻1, अब L की 2 यहां से कम हो जाएगी ना, तो 4 बचेगी यहां पे, तो ये L⁵ 4 यहां बचेगी, एक ही हो जाएगी। और T⁻⁻2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, किसका? A का। अब अगर हम बात करें B के बारे में, तो B क्या हो जाएगा? B हो जाएगा यहां पर V और B। देखो, B के लिए अगर सॉल्व करोगे फॉर B, तो क्या है? V माइनस B है यहां पे। ओके, V माइनस B है, और इसमें आपको ये दिख रहा है कि इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तो V इक्वल्स टू B। इनका V इक्वल्स टू B नहीं होता, एक्चुअल में ये क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V इक्वल्स टू B। ठीक है, तो B का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, वो B के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा L³ L⁻3। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? B की जो यूनिट है वो भी क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम के इक्वल है इसलिए। ठीक है, इसकी अगर यूनिट फाइंड आउट करो तो यहां से लिख दो, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और V का मीटर क्यूब का स्क्वायर, मीटर की पावर 6, तो न्यूटन इंटू मीटर टू द पावर 4, ये इसका यूनिट हो जाएगी, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये आपको वान डर वाल इक्वेशन के बारे में, वान डर वाल इक्वेशन का डायमेंशनल एनालिसिस इस तरीके से करते हैं, जिसमें अगर दो जो कांस्टेंट है A एंड B, इसके बारे में आपने स्टडी किया है। ठीक है, देन ये आपने एक तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला को चेक, डायमेंशन की हेल्प से किसी इक्वेशन को सही है कि नहीं है चेक करना आ गया। ठीक है, इसमें मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, जो आप थोड़ा पहले इसमें ध्यान दो। सबसे पहले जो थीटा होता है, एक तो थीटा की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। ठीक है ना? नो डायमेंशन। अब जिसकी डायमेंशंस नहीं होती उसको बोलते हैं क्या? डायमेंशन लेस। इसको बोलेंगे डायमेंशन लेस, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है। ठीक है, देन अगर आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, रेशियो है, इसको क्या बोलोगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इन रेशियो का भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ये भी क्या होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है ना? ये भी डायमेंशन लेस होते हैं, कोई डायमेंशन नहीं होता इनका, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? हाँ, जैसे आपने लिखा साइन ओमेगा टी, हो सकता है ओमेगा की कोई डायमेंशन हो सकता है टी की कोई डायमेंशन हो,
लेकिन ओवरऑल ओमेगा टी की डायमेंशन कोई नहीं होगी, ये डायमेंशन लेस होगी। क्या होगी इनकी डायमेंशन? m0 l0 t टू द पावर 0, सब कुछ की पावर 0 होगी यहां पे, ठीक है ना। जिनकी पावर, जिनकी डायमेंशन नहीं होती ना, उनकी ये डायमेंशन लिखने का तरीका है, ठीक है। ओके, देन अब है हमारे पास इसका आगे सेकंड एप्लीकेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप किसी को कन्वर्ट कर सकते हो। जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, कन्वर्जन फैक्टर, उसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। क्या फाइंड आउट कर सकते हो? कन्वर्जन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है, आप किसी ऑब्जेक्ट को या किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो, तो एक बात तो फिक्स है, क्या कि उस क्वांटिटी का मेजरमेंट तो दोनों में सेम ही आना है। न्यूमेरिकल वैल्यू अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो, सपोज 5 kg, इसको आपने ग्राम्स में कन्वर्ट किया, तो इसकी वैल्यू क्या कमी थोड़ी हो जाएगी, इसकी वैल्यू में डिक्रीज थोड़ी हो जाएगी। ये वहां पर भी 5 kg ही रहेगा। डिफरेंस ये आएगा, आपको यहां पर ये नंबर चेंज हो जाएगा और ये क्या रह रहा है? सेम रह रहा है। इस क्वांटिटी को, जो आपके पास मास है, इस मास को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने क्या क्या चीजें यूज की है? आपने यहां पर दो चीजें यूज की है। क्या? पहला, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको आप क्या बोल रहे हो? मैग्नीट्यूड बोलते हो। दूसरा, इसकी यूनिट, जो क्या है? केजी है। इधर ये ऐसा यूनिट है ना, इधर क्या है? 5 kg। तो ये क्या हो गई? ये इसकी ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। तो इसको मैं लिख देता हूं n1। किसी एक सिस्टम में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड, इनटू मल्टीप्लाई बाय इसकी यूनिट। इसकी यूनिट किसकी? मास की, ठीक है ना। किसी भी जो सिस्टम है, किसी क्वांटिटी को, इस मास जो क्वांटिटी, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने क्या किया? एक तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है वो लिखा, मल्टीप्लाई बाय इसकी यूनिट लिखी। और इधर क्या लिखोगे? इधर इसका मैग्नीट्यूड ये है, तो आपने क्या लिखा? n2 सेकंड क्वांटिटी के, सेकंड के लिए, और ये क्या आ जाएगा? u2। ये सेकंड के अंदर इसकी यूनिट आ गई। ओके, आई कि नहीं आई? सेकंड के अंदर यूनिट आ गई। और ये दोनों वैल्यू क्या है? ये दोनों वैल्यू बिल्कुल इक्वल है, और ये एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि सपोज आपके पास कोई एक क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है ना। मास हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकता है, पावर हो सकती है, टॉर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपके पास एक क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यूनिट, उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इनटू उसकी यूनिट, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखते हो। कैसे? 5 kg। ओके, 5 kg। आप ये लिख सकते हो 2 मीटर, ऐसे। तो 2 न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, मीटर इसकी यूनिट आ गई। ओके, अब आपने इस मीटर को सेकेंड क्वांटिटी में मेजर करना है। ये इसकी फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मेजर कर रहे हो आप, मान लिया MKS में मेजर कर रहे हैं। अब आपने इसको सेकंड में मेजर कर रहे हो। क्या? क्वांटिटी तो यही है, लेकिन यूनिट चेंज करोगे आप, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, n2 इंटू u2, n2 इंटू u2। अब क्या हुआ? दोनों जो यूनिट है, यूनिट तो वही है, क्वांटिटी तो वही है जिसको मेजर कर रहे हो, तो दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। तो क्या होगा? n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2, ठीक है। यूनिट आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है, तो आप कन्वर्जन फैक्टर n2 फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यहां पर अगर मैं n2 की वैल्यू लिखना चाहूं, तो क्या आ जाएगा?
N2 इक्वल्स टू N1 इंटू U1 अपॉन U2। N2 इज इक्वल्स टू N1 इंटू U1 अपॉन U2। इसी इक्वेशन से आ गया अपने पास। ओके, किससे आ गया? इस इक्वेशन से ही आ गया। अब आगे क्या हुआ? यूनिट जो आपको गिवन है, जो फिजिकल क्वांटिटी गिवन है आपको, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो आप। ओके, फॉर एग्जांपल मान लो जो आपका इमेजिनरी डायमेंशनल फॉर्मूला है उस क्वांटिटी का, वो क्या होगा? m1, ये सिस्टम 1 में है, इसकी पावर a। ओके, m टू द पावर a, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, देन l टू द पावर b, देन t टू द पावर c, ये इसका क्या हो गया? डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ये हमने 1 यहां पे क्यों लिया है? आप इस तरीके से इमेजिन करो डायरेक्ट कि आपके पास जो यूनिट है उस फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है? m टू द पावर a, l टू द पावर b और t टू द पावर c। जस्ट लाइक अगर मैं फोर्स की बात करूं तो m टू द पावर 1, l टू द पावर 1 और t टू द पावर -2। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई फोर्स के लिए, b की वैल्यू 1 हो गई और t की वैल्यू या c की वैल्यू -2 हो गई। जस्ट लाइक दैट। ओके, तो आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया इस क्वांटिटी का, ये m टू द पावर a, l टू द पावर b और t टू द पावर c, ये डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसी को अगर आप फर्स्ट यूनिट में लिखोगे तो m1, l1 और t1, और सेकंड U2 के लिए लिखोगे तो सेकंड यूनिट में, सेकंड सिस्टम में मास की यूनिट क्या है? m2 a, l2 b, t2 c। या ठीक है, अब आप यहां पे लिख दो तो n2 इज इक्वल्स टू n1, तो u की जगह क्या आ जाएगा? m1, l1, t1 पावर a, b, c अपॉन m2, l2, t2 पावर a, b, c। इस तरीके से आ जाएगा। और आप इसको और अच्छे से लिख सकते हो, यहां पे हम लिख देते हैं n2 इज इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 टू द पावर a। ये पावर तो a और a सेम है ना, तो आपने m1 अपॉन m2 लिख दिया। अब आगे l1 अपॉन l2 b लिख दिया यहां पे। ठीक है, अब t के लिए t1 अपॉन t टू द पावर c। तो इस तरीके से आप इसको यहां पर लास्ट तक दिखाई दे रहा होगा, होपफुली दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको लिखना है। मैं इसको आगे फॉर्मूले को अच्छे से लिख देता हूं। n2 जो कन्वर्जन फैक्टर है इसके लिए आ जाएगा n1 m1 अपॉन m2 टू द पावर a, l1 अपॉन l2 टू द पावर b, t1 अपॉन t2 टू द पावर c। सिस्टम 1 में मास की यूनिट, सिस्टम 2 में मास की यूनिट, सिस्टम 1 में लेंथ की यूनिट, सिस्टम 2 में लेंथ की यूनिट, सिस्टम 1 में टाइम की यूनिट और सिस्टम 2 में टाइम की यूनिट। इस तरीके से है। ठीक है ना, इसको मैं एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर देता हूं आपको कि क्या हुआ। हमें किसी एक क्वांटिटी को मेजर करना है, उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें एक तो न्यूमरेटर चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक न्यूमरेटर चाहिए
सॉरी न्यूमरेटर नहीं, एक नंबर मैग्नीट्यूड चाहिए, वो क्या है 5 आ गया। फिर उसके साथ एक क्या चाहिए, उसकी यूनिट केजी। आपने चाहे एक सिस्टम में एमकेएस में किया तो 5 केजी लिख दिया, अगर सीजीएस में किया तो आपने क्या लिख दिया 5000 ग्राम लिख दिया। वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, इसलिए हमने क्या किया, फर्स्ट सिस्टम के लिए N1 और यूनिट U1, सेकेंड सिस्टम के लिए नंबर N2 यूनिट U2। लेकिन आपने जिस वैल्यू को मेजर किया है, जिस क्वांटिटी को मेजर किया, वो तो सेम ही रहनी है, वो वैल्यू क्या आ जाएगी, इसलिए दोनों क्या रहा, इक्वल रहा। तो क्वांटिटी इज इक्वल्स टू N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। देन N2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, N1 U1 अपॉन U2। N2 यहां रह गया, ये U2 नीचे आ गया, सिंपल सा। फिर इस जो क्वांटिटी हमने ली है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है, ये है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c। तो U1 के लिए आ जाएगा m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b, t1 टू द पावर c। सिस्टम 1 में मास, लेंथ और टाइम की यूनिट्स का पावर आ गई। U2 सेकेंड यूनिट m2 टू द पावर a, l2 टू द पावर b, t टू द पावर c। सिस्टम 2 के लिए आ गया, इन दोनों को आपने यहां रख दिया, फिर m को m के साथ लिख दिया आपने, l को l के साथ लिख दिया आपने, t को t के साथ लिख दिया, पावर सेम है और n आ गया। और आपके पास जो एकदम बढ़िया जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, ये वाला फॉर्मूला आया है, और ये आपका पूरा काम में आएगा, याद रखना इसको, ठीक है। क्या है, n1 इक्वल्स टू m1 अपॉन m2, l1 अपॉन l2, t1 अपॉन t2। इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, देखिए, ठीक है। एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, क्या, कैलकुलेट 1 जूल ऑफ एनर्जी इनटू अर्ग। अर्ग के अंदर कैसे कन्वर्ट करोगे 1 जूल ऑफ एनर्जी को, एनर्जी है ये, एनर्जी और वर्क एक ही बात होती है, उन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। तो देखो क्या है, क्या है, देखो N2 इज इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 टू द पावर A। ये फॉर्मूला है इसका, L1 अपॉन L2 टू द पावर B, T1 अपॉन T2 टू द पावर C। ये C आएगा, ठीक है, ये आएगा। अब आपको पता है डायमेंशनल फॉर्मूला, एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, M1 L2 T माइनस 2। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है जो हमने कैलकुलेट किया बार बार, ठीक है। तो देखो इसके इस डायमेंशनल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग A इज इक्वल्स टू 1, B इज इक्वल्स टू 2, C इज इक्वल्स टू माइनस 2, A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू 2, C इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है ना। अब आगे देखो, आगे क्या होगा, N2 इज इक्वल्स टू N1, N1 कितना है, कितने न्यूटन को, कितने जूल को, 1 जूल को कन्वर्ट करे तो 1 आ जाएगा। M1, M1 का मतलब ऐसा यूनिट के लिए इसकी यूनिट क्या है, केजी, क्या है, केजी। तो आपने यहां पे लिख दिया केजी अपॉन, यहां पे क्या लिख दिया, ग्राम। हाँ, यहां पे लिख दिया ग्राम। देन आगे क्या लिखा आपने, सेकंड के लिए, लेंथ के लिए, लेंथ के लिए हो जाएगा मीटर, और सीजीएस में लेंथ के लिए हो जाएगा सेंटीमीटर। और पावर कितनी है, इधर 1, इधर 1 पावर है, और लेंथ के साथ पावर कितनी है, बी की वैल्यू 2। और देन टी के लिए सेकंड, और इधर भी सेकंड, आ गया। अब देखो, आपको पता है ये 1 लिखो या नहीं लिखो इसका फर्क नहीं पड़ता, इसको मैं अगर दोबारा लिखना चाहूं तो ये जो अपना 1 है ना, 1 लिखने से इसका फर्क नहीं पड़ता इतना, ठीक है।
अब देखना, इसको हम फिर से लिखते हैं, इधर केजी अपॉन ग्राम, ठीक है ना। सिस्टम 1 में केजी हो जाएगी, एमकेएस में, सीजीएस में ग्राम हो जाएगी। पावर 1, 1 कौन सा, ए वाला, ए की वैल्यू 1 है। देन मीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर 2, बी की वैल्यू 2 है। देन सेकंड अपॉन सेकंड, पावर -2 है। जो टाइम है ना, टाइम की यूनिट दोनों में सेम ही होती है, चाहे आप कोई सा भी सिस्टम कंसीडर कर लो। एमकेएस सिस्टम में टाइम सेकंड होता है, सीजीएस में भी और एफपीएस में भी। तो यहां पे आप देखो 1 तो एज इट इज आ गया। अब इन दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। सेम में कहते हैं, ये केजी है ना, केजी 1000 ग्राम हो गया और नीचे ग्राम रखा हुआ है। इधर मीटर कितना, 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, नीचे सेंटीमीटर रखा हुआ है। जो छोटा वाला हो ना, बड़े वाले को छोटे की तरफ कन्वर्ट कर देना है, उससे आसान हो जाएगी, कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ठीक है। इधर ये सेकंड एज इट इज है, सेकंड एज इट इज है, पावर -2, इधर 2, इधर 1। तो देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, ओके। ब्लैक पेन से कर देता हूं जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा, इधर बचेगा 1 इंटू 1000 इंटू 100 की पावर 2 इंटू 1, इधर तो 1 ही बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 7, 3 ये एंड 4 ये, तो 10 टू द पावर 7। और तो आपको क्या मिला, 1 जूल इक्वल्स टू 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 और ये आपको कन्वर्जन फैक्टर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने पास इसका काम हो गया। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इनटू सीजीएस यूनिट। इसका जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सीजीएस यूनिट में। सिंपल सा है, देखो इस जी की आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कल हमने कैलकुलेट किया था, सेम उसी तरीके से हम फिर से एक बार कैलकुलेट करके आपको बता देंगे कैसे क्या होता है। F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, हुआ था ना। तो G इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो ये क्या है, न्यूटन। तो न्यूटन फोर्स का न्यूटन होता है ना, तो क्या हो जाएगा m1 L1 टी टू द पावर -2, आर का क्या हो जाएगा L2, स्क्वायर है ना इसलिए 2 हो जाएगा, और नीचे m1 फिर से m1। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये यहां पर हो गया, m से एक पावर कैंसिल हो गई, m टू द पावर -1, L टू द पावर 3, T टू द पावर -2। ये इस G का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो A की वैल्यू क्या हो गई, -1, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू -2, ये आ गया, बस हो गया काम। तो आप क्या करोगे, N2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन M1 अपॉन M2 टू द पावर A, L1 अपॉन L2 टू द पावर B। और T1 अपॉन T2 टू द पावर C। तो इसको आप कन्वर्ट कर दो, कितना है, N की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ये ध्यान रखना है, जो N की वैल्यू जो गिवन होती है ना, वो होती है, ठीक है। इनटू मास
सिस्टम 1 में क्या है, केजी, केजी, सिस्टम 2 में ग्राम, पावर -1 है, ठीक है ना, ए की वैल्यू। लेंथ के लिए मीटर, और इसमें कितना है, सेंटीमीटर, पावर कितना है 3, टाइम में सेकंड, सेकंड, पावर कितना है -2, ठीक है। चलो आगे सोल्व करते हैं इसको। 6.67 इंटू 10⁻11 केजी को कन्वर्ट करो, कितना आएगा 1000 आएगा, पावर 1। मीटर को कन्वर्ट करोगे तो सेंटीमीटर, कितना 100 सेंटीमीटर, और ये नीचे सेंटीमीटर, इधर ग्राम 1000, ओके। तो पावर 3, इधर पावर -1 है, और इधर सेकंड, और सेकंड चल रहा है -2, ठीक है। ये आपको ध्यान से देखना है, ओके, इसमें मिक्स मत कर देना। फिर क्या जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11। देन उसके बाद ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, यहां पे क्या बचेगा 1000 और पावर -1, यहां पे क्या बचेगा 100 और पावर 3, और यहां पे क्या बचेगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, ठीक है। अब लास्ट में सेकंड वाले में 1 बचेगा, सोल्व कर दो। 6.67 इंटू 10⁻11, ये तो है ही। अब देखो ये जो है ना 1000, ये नीचे जाएगा क्योंकि पावर -1 है, इसलिए नीचे जाएगा, ठीक है। ये कितना है 10⁻2, ये 100, 3 बार आएगा ये, ठीक है। तो 0 से 20 गए, 1 से ये 1 गया, तो ये 3 zeros और आ गए, तो आप इसको लिख सकते हो 6.67 इंटू 10⁻8, ये इसकी वैल्यू हो गई। सीजीएस में इसकी वैल्यू ये होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये बहुत अच्छे से करनी है। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है डेरिवेशन ऑफ रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, उनके बीच में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो भी हम यहां पर डिफाइन करेंगे। देखो यहां पर हम सिर्फ उसी प्रकार का, उसी टाइप का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें एडेड या सब्ट्रैक्टेड टर्म्स ना हो, एक से ज्यादा टर्म्स ना हो। हम डायरेक्ट जो रिलेशन हो उसी को हम यहां पर बैलेंस कर सकते हैं। अदरवाइज जहां पे एडिशन हो बीच में, सब्ट्रैक्शन हो, उस टाइप के रिलेशन हम यहां पे नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। तो देखो इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम है ना, जैसे आप एक मास को यहां पर हैंग करके लटका के छोड़ देते हो, तो ये क्या है, इस लाइन के दोनों तरफ ऑसिलेट करता रहता है, तो ये क्या है, सिंपल पेंडुलम हो गया। जो घड़ी का पेंडुलम है वो एक सिंपल पेंडुलम की तरह है, ठीक है ना। बॉब अटैच्ड, जो ये बॉल होती है इसको बॉब बोलते हैं, इसका मास है m, अटैच्ड टू स्ट्रिंग्स दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर में ये ऑसिलेशन होता है। सपोज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड कर रहा है ये, मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें डायग्राम का वैसे कोई मतलब नहीं है, फिर भी बता देता हूं। ये इसकी लेंथ है पेंडुलम की, ये इसका मास जो ऑब्जेक्ट का होता है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ काम करता है, ये आप जानते ही हो, ठीक है। डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। जो आपके पास डायमेंशनल मेथड है उसको यूज करके आप यहां पर रिलेशन निकाल सकते हो। सपोज यहां पर हमें मानना पड़ेगा, सपोज हमारे पास जो ये रिलेशन है, ये जो टाइम, इसको टाइम पीरियड को टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज टी, ठीक है। ये टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एम मास टू द पावर ए। जो आपके पास ये मास है ना, इसकी ए पावर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है। देन टी इज प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर बी, इसके एल के प्रोपोर्शनल है लेकिन बी के पावर के साथ है, और
टी टू द पावर टी इज प्रोपोर्शनल टू जी टू द पावर सी। जी इज ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो अब आप इनको एक साथ लिखोगे तो आप लिख सकते हो टी इज प्रोपोर्शनल टू, यहां पे लिख देना कंबाइन। ओके, कंबाइन 1 2 3, यह आ जाएगा m टू द पावर a l टू द पावर b g टू द पावर c। ये आपके पास एक इक्वेशन हो गई। ठीक है ना, ये आपके पास एक रिलेशन हो गया कि t जो है वो इन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। यहां से एक चीज ये भी है कि t की अगर डायमेंशनल फॉर्मूला देखें किस टर्म्स में, इन गिवन क्वांटिटीज की टर्म्स में, इनकी टर्म्स में है m टू द पावर a l टू द पावर b और g टू द पावर c। ये टाइम पीरियड t का डायमेंशनल फॉर्मूला है, इमेजिनरी डायमेंशनल फॉर्मूला है। कैसा? इन गिवन क्वांटिटीज की टर्म्स में। तो हमारे पास क्या हुआ कि इस प्रकार से ये इस टाइप से डिपेंड कर रही है, ये इस टाइप से डिपेंड कर रही है। तो हम इसको आगे अब सॉल्व करेंगे। क्या, कैसे? देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला है टी प्रोपोर्शनल साइन को, जो हमारे पास ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको हटाने के लिए क्या लगाते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं। तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा? के m टू द पावर a l टू द पावर b और g टू द पावर c। ये लेंथ है, ये मास है और ये t c है। इधर क्या है? टाइम पीरियड है। अब आप क्या करो, दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो। क्या लिख दो दोनों तरफ? डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो जो गिवन क्वांटिटीज है उनका। ठीक है, इधर क्या टाइम है, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? टी टू द पावर 1, यही होता है टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला, टी टाइम पीरियड के लिए। इसमें के क्या है? के तो एक कांस्टेंट है, तो इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। जो गिवन कांस्टेंट नहीं है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है यहां पे। ठीक है, अब ये क्या जाएगा? m टू द पावर a, तो m का डायमेंशनल फॉर्मूला 1, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m टू द पावर 1 हो जाएगा, इधर उसकी पावर a आ गया। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला l, उसकी पावर b आ गया। और g का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? l टू द पावर 1 t टू द पावर -2, तो ये हो जाएगा c। ठीक है, अब आगे देखो, ये हो जाएगा m टू द पावर कितना है? इधर a, डायरेक्ट a आ जाएगा। l टू द पावर b तो यहां पे हो गया और यहां पे c, b प्लस c और t टू द पावर -2c। ये इस साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला है और इधर का डायमेंशनल फॉर्मूला केवल t टू द पावर 1। जैसे कि यहां पे m और l भी दिए हुए हैं, तो मैं यहां पर m और l का भी लिख दूंगा। m की पावर कितनी? 0 और l की पावर कितनी? 0। ये लिखो या ना लिखो एक ही बात है, लेकिन लिख दिया क्योंकि यहां पर भी m गिवन है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा इक्वल सा दिखे, एक जैसा सा दिखे, इसलिए लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो क्या आ गया, a के इक्वल तो डायरेक्ट आ गया 0, b के इक्वल पता नहीं लेकिन l की डायमेंशन क्या है? l की डायमेंशन क्या है? इधर b प्लस c, इधर कितनी है? 0, तो b प्लस c की वैल्यू 0 हो गई, इतना तय है। और हमारे पास इधर कितनी है? -2c इज इक्वल टू, इधर पावर कितनी है? 1। तो इसको सोल्व करने पर आपको एक चीज पता चल रही है, c इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, ये एक चीज आ गई, यहां पे स्टार लगा लो, इसको इंपॉर्टेंट है। देन इस -2c को यहां रखोगे तो b -1/2c इज इक्वल टू 0, तो यहां से b इज इक्वल टू 1/2 आ गई। ये पॉजिटिव 1/2 आ गया, तो ये भी क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। ये जो तीनों वैल्यूज है, ये तीनों वैल्यूज ये यहां पर फॉर्मूला में रख दो, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? k m टू द पावर 0 l
एल टू द पावर क्या है, बी है ना, बी की वैल्यू 1/2 है, 1/2, और जी टू द पावर सी, जी की वैल्यू -1/2। माइनस का मतलब पावर कहां चली जाएगी, नीचे, के एम टू द पावर 0 का मतलब 1, ठीक है ना, 1 हो जाएगा इसका, और ये जगह एल टू द पावर 1/2 और जी टू द पावर माइनस में 1/2 है जो नीचे चली जाएगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एल अपॉन जी की होल पावर 1/2। ओके, थोड़ा ये कंजेस्टेड हो गया, कि एल अपॉन जी की होल पावर 1/2, ये टाइम पीरियड के लिए चल रहा है। ओके, और फिर आगे हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल्स टू के एल अपॉन जी का अंडर रूट, तो पावर 1/2 होती है, आप उसको √2 में लिख सकते हो। और k की वैल्यू क्या होती है, k की वैल्यू होती है 2 पाई, k की वैल्यू 2 पाई, तो आप लिख दोगे t इज इक्वल्स टू 2 पाई एल अपॉन जी। ये आपके पास एक डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से, डायमेंशनल मेथड से t और l और g में रिलेशन आ गया, m का यहां पे कोई भी रोल नहीं है, ठीक है ना। तो आज इतना ही, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, खुद सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, और हमें कमेंट करके बताना ना भूलें कि कौन सी चीजें आपको और आगे पढ़नी है, और आगे कौन से यहाँ पे जो टॉपिक्स है जिनमें आपको डाउट आ रहा है, हम उनको आगे आने वाले लेक्चर्स में और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।